हेलो फ्रेंड्स, मैं यशदीप दहिया स्वागत करता हूं आपका फार्माडॉक्स कंसल्टेंट्स के इस यूट्यूब चैनल पर। हमने शेड्यूल एम 2023 पे एक ये सीरीज़ बनाई है। हमने इसे हिंदी में बनाया है ताकि सीनियर मैनेजमेंट से लेकर और जो अनस्किल्ड लेबर है वो तक भी शेड्यूल एम 2023 के सारे प्रोविजंस को अच्छे से जान जाए और उनको इम्प्लीमेंट कर ले। तो आप ये पूरी सीरीज़ हमारी देखिए। आप चाहें तो हम आपकी कंपनी आगे आपके स्टाफ को ट्रेन भी कर सकते हैं, पर किसी कारण से अगर आप हमें नहीं बुला सकते हैं तो ये वीडियो आप अपने पूरे स्टाफ को एक ग्रुप ट्रेनिंग सेशन में दिखा सकते हैं ताकि वो पूरे शेड्यूल एम को जान जाए, समझ जाए और उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें और आपको काम की लगती है तो आप इसे शेयर करें। आपके कोई भी क्वेश्चन है शेड्यूल के बारे में तो आप इसमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेड्यूल एम 2023 के अब हम पार्ट 11 के बारे में बात करेंगे। ये बताता है स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ मीटर डोज इनहेलर। मतलब जो एरोसोल होते हैं, जब पफ हम लेते हैं जब एस्थमा वगैरह के लिए, जो गैस वाला होता है, तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए उसकी मैन्युफैक्चरिंग की, ये डिस्क्राइब करता है। तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग जब भी आप करें तो आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन बिल्कुल ना हो और एक पार्टिकुलेट कंटेमिनेशन ना हो, मतलब उसमें कोई पार्टिकल्स या फाइबर्स या ऐसी कोई भी चीज़ आपके प्रोडक्ट के अंदर ना गिरे जिससे उसकी क्वालिटी ख़राब हो सकती है। इसके अलावा इसके अंदर सस्पेंशंस होते हैं, ज़्यादातर हमारे प्रोपेलेंट के अंदर हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है इसकी यूनिफॉर्मिटी हमेशा मेंटेन करें। तो पार्ट 1 के अंदर वो बता रहे हैं, इसके पार्ट्स में बता देते हैं, इसके टोटल 9 पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 के अंदर वो बता रहे हैं कि जो अपने एरोसोल जो भी आपने बनाने हैं, ये 2 प्रकार के आप एरोसोल बनाएंगे। मतलब एमडीआई 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट पार्ट है टू शॉट सिस्टम। इसके अंदर पहले आप लिक्विड भरते हैं, मतलब प्रोपेलेंट लिक्विड भरते हैं, उसके बाद आप इसके अंदर गैस भरते हैं अपने, ठीक है। इसको टू शॉट सिस्टम कहते हैं। दूसरा होता है वन शॉट सिस्टम, जिसको कोल्ड फिलिंग भी कहा जाता है। टू शॉट सिस्टम को हम प्रेशर फिलिंग कहते हैं। वन शॉट सिस्टम के जो हमारे इंग्रेडिएंट होता है उसी को डायरेक्ट हम प्रोपेलेंट के अंदर सस्पेंड कर देते हैं। मतलब हमारी जो गैस होगी या एलपीजी होगी या कोई भी ऐसी चीज़ होगी उसके अंदर ही हम इसको सस्पेंड कर देते हैं और उसको फिर हम एक ही बारी में भर के और सील कर देते हैं। पार्ट जनरल के ऊपर है। वो कहते हैं कि मीटर डोज की मैन्युफैक्चरिंग हमारे ऐसे एरिया में होनी चाहिए जिससे माइक्रोबियल और पर्टिकुलेट कंटेमिनेशन ना हो, और जितना संभव हो उसके मैन्युफैक्चरिंग हमारे को क्लोज सिस्टम में करनी है। मतलब एक क्लोज टैंक होना चाहिए जिसके अंदर हमारी फिलिंग होगी और वहीं से वो क्लोज्ड ही वो हमारा फिलिंग वेसल पे या फिलिंग मशीन पे ट्रांसफ़र हो गया। ऐसा आपको ध्यान रखना कि जितना ओपन होएगा उसमें फ्लोटिंग पार्टिकल्स गिरने का ज़्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि हम इसको इनहेल करते हैं, मीटर डोज को हमारे लंग्स में जाता है, तो उससे हमारे को काफ़ी इशू हो सकता है अगर कोई भी हमारा फ्लोटिंग पार्टिकल्स हमारे टैंक में गिर गया। तो इस पार्ट 9 के एमडीआई की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका सब पार्ट है 3। तो बिल्डिंग और सिविल वर्क हमारा कैसा होना चाहिए। तो जो जिस एरिया में हम इस प्रोडक्ट को बनाएंगे या भरेंगे तो वहाँ पे कोई हमारी कोई क्रैक्स ना हो, वॉल्स पे ना हो, सीलिंग पे नहीं होनी चाहिए, फ्लोर पे कहीं भी हमारे मशीन की मूवमेंट करते हैं उससे भी हमारे कोई भी क्रैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। और जो भी हमारी बिल्डिंग के सर्फेसिस हैं वो इम्पीरियस होने चाहिए, मतलब उसमें कोई सुराख वगैरह ना हो, स्मूथ होने चाहिए और उससे कोई पार्टिकल जनरेट ना हो, तो नॉन शेडिंग होनी चाहिए हमारे। और जो फ्लोर है हमारा वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, मतलब उसमें जॉइंट्स ना हो, तो जॉइंट फ्री करने के लिए आप उसकी इपॉक्सी कर सकते हैं। फिर हमारी जो भी वॉल टू फ्लोर, वॉल टू सीलिंग, वॉल टू वॉल, वो सारी हमारी कॉन्टीन्यूस होनी चाहिए इन द सेंस कि वहाँ पे भी हमारी कोविंग होनी चाहिए। जो भी हमारी लाइट्स लगा रहे हैं या हमारी जो एयर ग्रिल है वो हमारी फ्लश होनी चाहिए, वो बाहर ना निकली हो हमारी। और उनकी जो भी मेंटेनेंस भी वगैरह भी अगर आपको कभी भी करनी है तो ऐसी होनी चाहिए कि ऊपर की ऊपर ही हो जाए या बाहर के बाहर हो जाए, मतलब अंदर आके कोई भी छेड़छाड़ ना करनी पड़े। और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वो डिफरेंट पार्ट्स में होता है। हालांकि शेड्यूल में हम सब लोग जानते हैं भी डिफरेंट पार्ट्स हम रखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके चेंज रूम होने चाहिए पर्सनस के लिए। इसके अलावा जहाँ पे आप कंटेनर प्रिपेयर करेंगे अपने, मतलब जो भी आपकी एल्युमिनियम की बोतल रहेगी या उसके वाल होंगे उसको प्रिपरेशन एरिया अलग रहेगा। और जहाँ पे आप बैच की मिक्सिंग करेंगे वो एरिया अलग रखना है और फिलिंग का एरिया अलग रखना है। इस तरह उसका क्वारंटाइन या इंसुलरी एरिया अलग रखना है। और स्प्रे की टेस्टिंग का एरिया आपको अलग देना और उसकी सेकेंडरी पैकिंग का एरिया अलग देना। तो ये अलग अलग एरिया के लिए कह रहे हैं। फिर जब
अब फिलिंग एरिया में आ रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आ रहे हैं तो आपको सेकेंडरी चेंज रूम भी देना है, जहाँ पे ऑपरेटर अपनी जो फैक्ट्री की ड्रेस को निकाल के अब पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ड्रेस को डाल ले मैन्युफैक्चरिंग और फिलिंग एरिया में जाने से पहले। आपको डी कार्टनिंग का एरिया भी अलग रखना है। इसके अलावा जो भी आप प्रोपेलेंट आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके थ्रू मतलब हमारी गैस बनती है, उसको जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग एरिया में लेके आ रहे हैं तो उसको 2 माइक्रोन के फ़िल्टर से फ़िल्टर करके लाना है आपको। और बल्क कंटेनर हैं जो हमारे प्रोपेलेंट के, उसको आपको प्रॉपर लेबल लगा के रखना है ताकि उनके आइडेंटिफिकेशन में या मिक्सिंग से कोई हमारे को खतरा ना हो जाए। अब 4 नंबर पॉइंट इसमें वो डिस्कस करते हैं हमारे इन्वायरमेंट की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए। तो हमारा जहाँ भी हमारा प्रोडक्ट एक्सपोज हो रहा है या जहाँ भी हम मिक्सिंग कर रहे हैं या फिलिंग कर रहे हैं तो वो सारा हमारे को ग्रेड सी होना चाहिए। और टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमारी उतनी होनी चाहिए जिससे कि हमारा प्रोडक्ट ख़राब ना हो। इसके अलावा एक डिफरेंशियल प्रेशर के लिए भी कहा गया कि जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बन रहा है हमारा और उसके जो सपोर्ट एरिया उनके पीछे 15 पास्कल का या 1.5 mm वाटर गेज का प्रेशर डिफरेंशियल होना चाहिए। और इन्वायरमेंट मॉनिटर करने की हमारी पूरी एसओपी होनी चाहिए कि क्या टेम्परेचर होना चाहिए, क्या ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और कब कब इसको हमारे को मॉनिटर करना है। और एएचयू हमारे को लगाना है, ये 4 नंबर पॉइंट में कहा गया है। 5 नंबर पॉइंट इसका आता है हमारी गारमेंट्स या ड्रेस के बारे में। तो जो भी हम ड्रेस डालेंगे वहाँ पे तो वो हमारी नॉन शेडिंग होनी चाहिए, मतलब उसमें से फाइबर्स ना निकले, हमारे टाइट वीव होनी चाहिए, मतलब अच्छे से उसकी सिलाई ऐसी हो कि वो एकदम उससे कोई फाइबर ना निकल पाए। और जो भी आदमी हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया में काम करेगा उसने वो क्लीन यूनिफॉर्म डाल के ही काम करना है। और ग्लव्स प्रॉपर होने चाहिए आपके, उसमें पाउडर वाले ग्लव्स नहीं यूज़ करने हैं आपको जब भी आप इनका काम कर रहे हैं। और डिस्पोजेबल ग्लव्स आपको यूज़ करने हैं। और आपको डिपार्टमेंट स्पेसिफिक आप पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट आपको यूज़ करने हैं, फुटवियर, सेफ्टी ग्लास भी आपको लगाने जहाँ भी कहीं ऐसे कोई हजार्ड आपको नज़र आता है। 6 नंबर पॉइंट में हम सैनिटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपके पास समय हमेशा एक एसओपी होनी चाहिए कि हमारे को मैन्युफैक्चरिंग एरिया की सैनिटाइजेशन कैसे करनी है। और जो भी बच गया हमारा, कोई प्रोपेलेंट बच गया, कोई रेजिड्यू बच गया, उसको कैसे क्लीन करना है। और पानी से हमें एरिया की सफाई से बिल्कुल परहेज़ करना है क्योंकि पानी से माइक्रोबियल कंटेमिनेशन फैल सकती है। और सैनिटाइजेशन का आपको पूरा रिकॉर्ड रखना है। 7 नंबर वो इक्विपमेंट्स की बात करते हैं। तो इक्विपमेंट्स आपको वही कह रहे हैं कि आपको क्लोज सिस्टम होना चाहिए, मतलब टैंक आपके ढके हुए हों और पंप से आपका सारा सिस्टम ट्रांसफ़र होना चाहिए। और ये टैंक से एसएस के होने चाहिए। अब 316 या 304 के बारे में ये कोई भी नहीं बता रहे हैं। और आपको जब भी आप फिलिंग कर रहे हैं तो आपका जो प्रोडक्ट्स है, जो एमडीआई आपने बनाया है एरोसोल का, उसको आपको टाइम टाइम पे उसका वेट भी आपको चेक करना है। फिर उसका स्प्रे भी आपको चेक करना है कि प्रॉपर स्प्रे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो स्प्रे टेस्टिंग मशीन्स भी आपको इंस्टॉल करनी है और लेबलिंग की मशीन भी आपको लगानी है। और जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो कैलिब्रेटेड होने चाहिए आपके, और उनकी परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन भी आपको करनी है। इसके बाद 8 नंबर पॉइंट आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो मैन्युफैक्चरिंग जो मीटरडोज इनहेलर की है ना, काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है। तो इसके लिए जो भी आप इसके मीटरिंग वॉल है, मतलब जैसे हम दबाते हैं ना तो एक बारी दबाने से एक डोज निकलता है उसमें से, तो वो डोज वो पूरा दे रहा है जितना हमारे को चाहिए, नहीं दे रहा, तो इसकी पूरी वैलिडेशन हमारी होनी चाहिए। और जो भी प्रोपेलेंट हम अपनी उस बॉटल्स के अंदर भर रहे हैं वो 0.2 माइक्रोन फ़िल्टर से फ़िल्टर होके ही हमारे को भरना है। और जितनी जल्दी हो सके हमारे को फ़िल्टर करते ही हमारे को सील कर देना है अपनी बोतलें भर के। और हमारे को एमएफआर तो बनाना ही है, तो शेड्यूल एम की सदा से रिक्वायरमेंट रही है। जो हमारे कैंस हैं जिसके अंदर हम एल्युमिनियम कैंस या स्टील कैंस, जो भी हम कैन यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम लिक्विड भर रहे हैं, उसको आप 0.2 एयर माइक्रोन से अपने उसको क्लीन करें, मतलब 0.2 माइक्रोन के फिल्टर से एयर आएगी, उससे कैन की क्लीनिंग हो, या तो ऑटोमेटिक हो या जैसे भी आप करें, तो फिल्टर्ड एयर से क्लीनिंग होनी चाहिए। और ह्यूमिडिटी जो एयर की होगी, जो एयर से आप साफ़ करें, ह्यूमिडिटी भी आपकी बिल्कुल कंट्रोल में होनी चाहिए। और जो वॉल्स आपने साफ़ किए हैं अपने वॉल्स को फिर हैंडल आपको ध्यान से करना है, या डी कार्टनिंग से जब आप वॉल अपने मैन्युफैक्चरिंग एरिया में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो खुले में नहीं लेके जाने, आपको क्लोज्ड में लेके जाने हैं ताकि वो कंटेमिनेट ना हो जाए, उनके ऊपर कोई पार्टिकल्स ना गिर जाएं।
तो कंटेनर और वाल्स को क्लीनिंग करने का एक पूरा वैलिडेटेड तरीका होना चाहिए, और क्लीनिंग करने के बाद उनको क्लीन एरिया में रखना है, उनके रिकंटेमिनेशन ना हो, इसके ऊपर काफ़ी जोर दिया गया है। फिर जो भी अगर आप टू शॉट में अगर भर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, तो आप वो जनरली सस्पेंशंस होती हैं, तो वो सस्पेंशन आपको कॉन्टिन्यूसली स्टर रखनी है जब आप फिलिंग करते हैं। अगर आप स्टर नहीं करेंगे तो आपकी सस्पेंशन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो नीचे चला जाएगा और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा हमारा। तो किसी पेशेंट को तो बहुत हाई डोज मिल जाएगा, किसी को लो डोज मिल जाएगा, और हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी में फेल भी हो जाएगा। और आपको अपने जो भी इन प्रोसेस जब भी चल रहा है, आप उसको टाइम टाइम पे हर एक आपको बल्क फॉर्मुलेशन का भी टेस्टिंग करनी है, आपको अपनी उसका वेट भी चेक करना है, और आपको लीक टेस्ट भी करने हैं। तो आप जब भी आप बैच बना लेते हैं और फिल कर लेते हैं, फिल करने के बाद उसको मार्केट में रिलीज़ करने से पहले या लेबलिंग से पहले उसको कुछ एक निर्धारित समय जो भी वैलिडिटी है उसको आपको रखना है, और फिर आपको चेक करना है कि इसमें से कुछ लीक तो नहीं हो गया। तो आप वेट से भी आप उसको चेक कर सकते हो। 100% आपको इसकी वेट चेकिंग करनी चाहिए। 9 नंबर पॉइंट इसका आता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। तो आपको अपना टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का रिकॉर्ड पूरा मेंटेन रखना है। आपने फिल वेट कितना आया आपको उसको मेंटेन करना है। कितनी आपकी ऑनलाइन आपके कैंस रिजेक्ट हुए उसको रखना है आपको। और स्प्रे की जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें कितने रिजेक्ट हुए, इस तरह से आपको ये रिकॉर्ड रखना है। तो मीटर डोज इनहेलर का इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, शेड्यूल एम आ गया, ये कोई हवा नहीं है। हम इसमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हम आपकी ऑडिट करेंगे, आगे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे, आपके प्रीमाइसिस चेक करेंगे। एज पर शेड्यूल एम जो भी इसकी रिक्वायरमेंट है वो सारी हम आपकी कंप्लाई करेंगे। आप फार्माडॉक्स कंसल्टेंट को कॉल कीजिए 9996859227 पे, या मेल कीजिए contact@farmadox.com पे, या आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी हमें मैसेज कर सकते हैं। विल डू इट इमीडिएटली। थैंक यू।